Hello students, welcome to my channel. I am Suman and I will teach you business studies of class 12. As we are having target to complete the syllabus of business studies of class 12 just in 35 days on my channel, watch one video daily and you don't need to touch the book. So let's start learning with complete understanding. Part 1 and 2 of chapter 2 is uploaded earlier on my channel. Link is given in description below. We are doing the syllabus of business studies of class 12 and this video is related to part 3 of chapter 2 and the name of the chapter is Principles of Management. In this video, we are going to do the following topics. Number 1 is Techniques of Scientific Management. Number 2 is Difference between Time study and motion study. Number 3 is advantages of scientific management. Number 4 is modern scientific techniques. Number 5 is difference between the contributions of Fayol and Taylor. Number 6 is similarities between Fayol and Taylor. Let's start the topic of techniques of scientific management. Here is a diagram and the name of points are given. Number 1 is functional foremanship. Number 2 is standardization and simplification of work. Number 3 is method study. Number 4 motion study. Number 5 time study. Number 6 is fatigue study and number 7 is differential piece wage system. One more technique is added into these techniques, that is mental revolution, and we will learn about this point in further slides. Let's know about these techniques in detail. Number 1 is functional foremanship. What is this? Functional foremanship is a technique in which planning and execution are separated. इस टेक्निक के अंदर प्लानिंग को अलग माना गया है और एग्जीक्यूशन को अलग माना गया है कि कुछ पर्सन्स मिलके पहले इस काम को प्लान करेंगे और वो अलग पर्सन्स होंगे जो इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स फॉर ईच अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. इन्होंने डिवाइड कर दिया प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के वर्क को और दोनों के अंडर 4 वर्कमैन डाल दिए और टोटल 8 टाइप्स के वर्कमैन होंगे जो कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी जिनको और वो प्रोफेशनल भी होंगे. हु कीप अ वॉच ऑन ऑल वर्कर्स टू एक्सट्रैक्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. इनकी ड्यूटी क्या होगी? ये वर्कर्स के ऊपर ध्यान रखेंगे कि वो इस काम को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. लेट्स नो अबाउट दीज इंचार्जेस इन डिटेल. इन्होंने 2 टाइप्स के इंचार्जेस बनाए, एक प्लानिंग इंचार्जेस और प्रोडक्शन इंचार्जेस. प्लानिंग के अंडर कौन कौन से टाइप के वर्कमैन आएंगे? नंबर 1 इज रूट क्लर्क टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन. ये बिल्कुल एक सीक्वेंस तय करेंगे किस काम के बाद कौन सा काम किया जाएगा, उसका पूरा रूट डिसाइड करना रूट क्लर्क का काम है. बिकॉज ये प्लानिंग का पॉइंट है तो इसमें डिसीजन ज़्यादा रहेंगे इंस्टेड ऑफ वर्किंग. सेकेंड पॉइंट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. He is responsible for drafting instructions for the workers. इन्होंने क्या करनी है? वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देनी है, कब कब देनी है, कैसे देनी है, ये डिसीजन इस वर्कमैन का होगा. थर्ड पॉइंट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. टाइम और कॉस्ट क्लर्क के नाम से ही पता चल रहा है टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट फॉर द जॉब. पहले से ही डिसाइड कर लेंगे किस काम को कितने टाइम में और कितनी कॉस्ट पे कंप्लीट करना है. नंबर 4 इज शॉप डिसिप्लिनरियन to ensure discipline and enforcement of rules and regulations among the workers. अब डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमने पहले भी इस पॉइंट को पढ़ा है डिसिप्लिन को. तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कैसे मेंटेन कर सकती है? वो रूल्स डिसाइड कर लेती हैं. अगर वो रूल्स को ब्रेक किया जाएगा तो क्या पेनल्टी होंगी, ये सारे रूल्स और रेगुलेशन वर्कर्स को बताने का और क्या रूल्स होंगे ये डिसीजन कौन लेगा? 4th वर्कमैन लेगा. नेक्स्ट हेड इज प्रोडक्शन इंचार्जेस. दूसरे टाइप के कौन से इंचार्जेस होंगे? प्रोडक्शन. एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है. तो फर्स्ट वर्कमैन क्या होगा? गैंग बॉस. गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन. अब गैंग बॉस का क्या काम होगा? कौन कौन से टूल कहाँ कहाँ पे पड़े होने चाहिए, कैसे मिलेंगे सबको, उसकी ड्यूटी गैंग बॉस की होगी. सेकेंड वर्कमैन इज स्पीड बॉस. स्पीड बॉस का क्या काम है? वो चेक करेगा पहले डिसीजन लिया गया कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा, टाइम और कॉस्ट वर्क के ने ये डिसीजन लिया और स्पीड बॉस इसको वेरीफाई करेगा कि क्या वो काम अच्छे से हो रहा है और टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा. थर्ड पॉइंट इज
रिपेयर बॉस की क्या ड्यूटी है? टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ टूल्स एंड मशीन्स। वो ये देखेगा जो काम हो रहा है, जो टूल्स के द्वारा, जो मशीन्स के द्वारा हो रहा है, अगर उनकी कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम है या वो ख़राब हो गए या पुराने हो गए जिससे वो कम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी रिपेयरिंग की ड्यूटी किसकी होगी? रिपेयर बॉस की। फोर्थ पॉइंट इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेगा? इंस्पेक्टर टू चेक क्वालिटी ऑफ वर्क। अब क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये चेक करने का काम है इंस्पेक्टर का। ये है सारे के सारे हेड्स, वर्कमैन्स। 8 वर्कमैन डिसाइड किए हैं फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक के अंडर। उसमें 8 वर्कमैन्स हैं और 4 वर्कमैन हैं दोनों ही इंचार्जेस के अंडर। प्लानिंग इंचार्ज में 4 होंगे और प्रोडक्शन में भी 4 होंगे। लेट्स रिवाइज दीज पॉइंट्स ऑफ वर्क फंक्शनल फोरमैनशिप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखेंगे एक फैक्ट्री मैनेजर मेन हेड है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर ये 4 वर्कमैन होंगे और प्रोडक्शन के अंडर भी यही 4 वर्कमैन हैं, और यही टेक्निक बता रही है फंक्शनल फोरमैनशिप की। फर्स्ट पॉइंट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकेंड इज रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, और प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर्स बॉस और इंस्पेक्टर। अगर हम किसी भी चीज़ को डायग्राम के थ्रू लर्न करते हैं या एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं तो उसके पॉइंट जो है हमारी माइंड में जल्दी से कैच हो जाते हैं और हम काफ़ी लंबे समय तक उसको याद भी रख सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम में अगर डायग्राम के थ्रू किसी भी चीज़ को मेंशन करते हैं तो भी उसके अच्छे मार्क्स होते हैं। सो हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम केयरफुली एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। लेट्स नो अबाउट द सेकेंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकेंड इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसके स्टैंडर्ड पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे, क्या कॉस्ट होगी, कितने टाइम में करेंगे, ये सारे स्टैंडर्ड्स पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। ये हर बिजनेस एक्टिविटी के स्टैंडर्ड पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। वेयर एज सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेटिंग सुपरफ्लस वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। सुपरफ्लस क्या होता है? जो चीज़ें काम की नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हम उनका यूज़ कर रहे हैं या उनको उनकी सर्विसेज देना चाहते हैं कस्टमर्स को, वो ज़रूरी नहीं है फिर भी प्रोडक्ट की उतनी ही सेल होगी, उतना ही प्राइस मिलेगा, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं ये सोच के कि शायद ये काम आ रहा है सेल में। तो सिंप्लीफिकेशन कहता है कि ये जो सुपरफ्लस सर्विसेज आप साथ में दे रहे हैं, यानी कि शॉप के साथ कोई ट्यूब गिफ्ट कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, ट्यूब की कॉस्ट को भी ऐड करके उसको सेल करके शॉप की प्राइस को बढ़ा रहे हैं, या फिर होम डिलीवरी दे रहे हैं, इस तरह की जो सर्विसेज है, या कोई कंटेनर साथ में दे रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेपुटेशन ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बट फिर भी जो फ्री गिफ्ट्स प्रमोशन के लिए दिए जा रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के सुपरफ्लस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एलिमिनेट करने को ही हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। इट रिजल्ट्स इन सेविंग्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स। इससे क्या होगा? जो हमारी फालतू की कॉस्ट आ रही है लेबर के ऊपर, मशीन के ऊपर या टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो बच जाएगा। इट लीड्स टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीज इन टर्नओवर। इससे क्या होगा? जब वो सुपरफ्लस चीज़ों को हटा देंगे तो उनका यूज़ एक अच्छी जगह पे करेंगे तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट टेक्निक इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी कह रहा है कि मेथड को पहले से ही डिसाइड कर लो। हम मैनेजमेंट को पहले से ही ये इसीलिए ही पढ़ते हैं कि हमें पता चले कि हम किसी भी रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। और सेम मेथड स्टडी फिर से कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ मटेरियल्स, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल। मैनेजमेंट का मीनिंग यही रहता है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इतने अच्छे से यूज़ करो कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके और उसका मेथड निकाल के लेके आना। दैट इज़ द टेक्निक ऑफ मेथड स्टडी। लेट्स नो अबाउट द फोर्थ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फोर्थ इज मोशन स्टडी। व्हाट इज मोशन स्टडी? मोशन स्टडी में हम ये देखेंगे कि कोई भी कभी भी हम क्या करते हैं, किस काम को बेटर वे में कर सकते हैं, कोई अननेसेसरी काम कर रहे हैं जिस काम को करने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर वर्कर्स अननेसेसरी ट्रैवल कर रहे हैं किसी टूल को उठाने रखने में जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म कर देना चाहिए। सपोज़ कोई वर्कर के कोई किसी
पेपर्स की बार बार ज़रूरत पड़ती है और उसको उठ के दूसरे कैबिन की तरफ जाना पड़ता है और उसकी ज़रूरत उसको हमेशा ही पड़ती है, तो वो अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा है। अपने काम से उठ के जाता है, उसका कंसंट्रेशन हट जाता है, फिर एक बार जाता है, फिर वापस आने के बाद अपने काम को उसी एफिशिएंसी से करने में टाइम लेता है, तो वो एक अननेसेसरी मूवमेंट हो जाती है। इस तरह की वेस्टफुल अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा देना चाहिए। इट इज़ द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग wastefulness resulting from using unnecessary, ill-directed and inefficient motions of by workers एंड मशीन्स टू आइडेंटिफाई बेस्ट मेथड ऑफ वर्क। मेथड ही ढूंढना है बेस्ट, लेकिन कैसे, कोई अननेसेसरी काम ना हो रहा हो। सपोज कहीं पे भी आप पुरानी चीज़ों को यूज़ करके भी उस काम को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। सपोज पुराने पेपर से भी आप जो है रीयूज़ करके पुराने पेपर्स को उस काम को कर सकते हैं। वन साइड बचा हुआ होता है, वन साइड ब्लैंक होता है, तो उसको यूज़ करके भी आप अपना रफ वर्क कंप्लीट कर सकते हैं रफ ड्राफ्ट बनाते टाइम। लेकिन आप नए पेपर्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो वेस्टेज हो जाएगी। उस वेस्टेज को कम करना चाहिए। और हो सकता है उस मशीन के अंदर आपने क्या किया है, नए डिज़ाइन बनाने के चक्कर में उसमें मशीन में डिज़ाइनिंग डाल दी, और असल में क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को पसंद करे लोग, डिज़ाइनिंग उनके लिए मैटर करती नहीं है। तो इस तरह की वेस्टफुलनेस के वजह से जो कॉस्ट आ रही है उसको एलिमिनेट करना इज मोशन स्टडी। फिफ्थ टेक्निक इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या, इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। नेम से ही पता चला टाइम स्टडी, यानी कि कोई भी काम को कितने टाइम में करा जाना चाहिए उसका एक बिल्कुल प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। पहले से डिसाइड करके रखो कि कितने टाइम में वो हो जाना चाहिए और कितने वर्कर उस काम को करेंगे। अब वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें इंसेंटिव देना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम टाइम पे करें, और उन्हें अच्छे कॉस्ट भी देनी चाहिए, यानी कि उनकी सैलरी वेजेस जो लेबर कॉस्ट कहलाती है वो उन्हें अच्छी मिलनी चाहिए। द नेक्स्ट टेक्निक इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी, फटीग का मतलब वैसे तो होता है थकना। अब फटीग को भी क्यों नोटिस किया गया है, हमें क्या मतलब है, एम्प्लॉयज़ थक रहे हैं नहीं थक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर कोई एम्प्लॉय सुबह आता है 9 बजे आता है और वो 4 घंटे काम करता है और 4 घंटे बाद वो थक जाता है, लेकिन हमें क्या मतलब है, वो थक गया तो काम तो करना ही पड़ेगा। वो काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है अगर वो अपनी थके हुए हालत में ही काम कर रहा है, बिकॉज जो काम वो 2 घंटे में फिनिश कर सकता है, क्योंकि वो थका हुआ है तो स्लोली 4 से 5 घंटे में ख़त्म करेगा। इसलिए बेस्ट होता है कि उसको रेस्ट दे दिया जाए, इंटरवल दे दिया जाए। 4 घंटे बाद उसको कह दिया जाए कि आप हाफ घंटे का ब्रेक ले लें। उसके बाद जब वो आता है तो वो पूरा फुल एफिशिएंट हो जाता है, फुल रिलैक्स मूड में होता है, उस काम को और अच्छी स्पीड से करेगा और उससे ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट होता है। फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए कि कितने टाइम में उस काम को करना है और कितने टाइम इंटरवल बाद उसको रेस्ट भी देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द रेस्ट इंटरवल विल अनेबल वर्कर्स टू रीगेन देयर लॉस्ट स्टेमिना। उनका जो पुराना खोया हुआ स्टेमिना होता है वो वापस आ जाता है, देयर बाय अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स, रिजेक्शंस एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस। कोई भी नुकसान होने से भी बच जाएगा, कोई गलतियां होने से भी बचेगा। ये फटीग स्टडी को अप्लाई करना। Let's know about the 7th technique of scientific management. 7th is differential piece wage system. नेम से क्या डिनोट हो रहा है, डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंट होना चाहिए पीस वेज सिस्टम। वेज सिस्टम के साथ पीस वर्ड लगाए, यानी कि जितना काम होगा उसी के अकॉर्डिंग वेज रेट डिसाइड होगा। दिस सिस्टम लिंक्स वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। ये वेज को और प्रोडक्टिविटी को लिंक कर रहा है कि आप कितना काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वेज भी मिलेगा। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टैब्लिश्ड एंड 2 पीस रेट्स आर यूज्ड। स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड करो कि वो एक दिन में एक लेबर कितना काम कर रहा है, और 2 पीस रेट सिस्टम रखो, सबको एक जैसा मत दो। हायर फॉर दोज हु अचीव अप टू एंड मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, दैट इज एफिशिएंट वर्कर्स। ज़्यादा वेज रेट किसको देना है, जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है और जितना स्टैंडर्ड आउटपुट फर्म ने डिसाइड किया हुआ है कि एक दिन में इतना किया जा सकता है, वो एफिशिएंट वर्कर उससे भी ज़्यादा करके दिखा रहे हैं तो उन्हें हायर वेज मिलना चाहिए। एंड लोअर फॉर इनएफिशिएंट एंड स्लो वर्कर्स, जो बिल्कुल स्लो हैं, जितना उन्होंने फर्म ने बोला है इतनी यूनिट्स एक दिन में बनानी है वो उससे भी कम बना रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इनएफिशिएंसी, तो उन्हें उनका वेज रेट अलग होना चाहिए, उनको कम वेज रेट मिलना चाहिए। थस
एफिशिएंट वर्कर्स विल बी रिवार्डेड, और एफिशिएंट वर्कर्स को रिवार्ड मिलेगा यानी कि ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे, एंड इनएफिशिएंट विल बी मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, और इनएफिशिएंट को ये पता चलेगा कि अब हमें और अच्छे से काम करके दिखाना है ताकि हमें भी रिवार्ड मिले, तो दोनों मोटिवेट होंगे इन डिफरेंट वे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड टास्क, अभी फर्म ने क्या डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड टास्क होना चाहिए 10 यूनिट्स, एक दिन में एक वर्कर 10 यूनिट कर सकता है, ये फर्म ने डिसाइड कर लिया। तो उनका रेट क्या होगा, 50 रुपीज़, वो पर यूनिट होगा, 50 रुपीज़ हर यूनिट के लिए मिलेगा, और 10 यूनिट्स के अकॉर्डिंग होगा 500। लेकिन अगर वो 10 यूनिट्स और मोर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए ये 50 वाला वेज रेट होगा, एंड ₹40 पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग लेस देन 10 यूनिट्स। अगर वो उससे कम कर रहे हैं, 10 यूनिट्स तो स्टैंडर्ड टास्क डिसाइड किया हुआ है, लेकिन कुछ स्लो वर्कर जो है 10 से भी कम करके दिखाते हैं, तो उनके लिए अलग वेज रेट होगा, वो होगा ₹40 पर यूनिट, हर यूनिट का वेज रेट चेंज हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि एक वर्कर है ए जिसका नाम है, प्रोड्यूसेस 11 यूनिट, अब 10 डिसाइड किया गया है स्टैंडर्ड, लेकिन वो 10 से ज़्यादा 11 करके दिखा रहे हैं, तो ही गेट्स 550 कैसे मिले, 50 वेज रेट है, 11 से मल्टीप्लाई किया 550। लेकिन जो बी है वो थोड़ा इनएफिशिएंट और स्लो है, उसने 10 से कम की यानी 9 की, तो उसका जो 50 पर यूनिट नहीं मिलेगा, उसको 40 पर यूनिट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको ₹360 मिलेंगे। इस तरह से वेज रेट चेंज हो जाता है। दिस डिफरेंस ऑफ ₹190 विल मोटिवेट बी टू परफॉर्म बेटर। अब अगर वो वेज रेट को सेम रखते तो दोनों का वेज रेट क्या होता, ए का वेज रेट 550 है तो बी का वेज रेट क्या होता 450, तो वो सोचता कि चलो 100 रुपीज़ का ही डिफरेंस है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम वेज रेट ही चेंज कर देते हैं, उन पूरी 9 यूनिट्स में से पूरे काफ़ी सारा अमाउंट निकल जाता है, पूरे 10 रुपीज़ हर यूनिट के कम हो जाते हैं सिर्फ एक यूनिट कम बना देने से, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं थोड़ी मेहनत करके एक यूनिट और बना देता तो मेरी सारी यूनिट्स के रेट्स मुझे ज़्यादा मिल जाते। तो ये एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, ये टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। नेक्स्ट टेक्निक इज मेंटल रिवोल्यूशन, ये नई टेक्निक ऐड हुई है। इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक। अब इसे मेंटल आउटलुक को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन। एक दूसरे का कॉम्पिटिशन करने के साथ साथ जो उनको मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, बजाय कि उसके डिसीजन को मना करने के, स्ट्राइक करने से अच्छा है उन दोनों में अच्छी मेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन। मैनेजर की भी ड्यूटी है कि वो उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखे, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, एंड वर्कर्स शुड वर्क विद डिवोशन एंड लॉयल्टी, और उनको भी अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने काम में देना है, डेडिकेशन के साथ करना है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इसकी बजाय कि वो प्रॉफिट्स उन्हें ज़्यादा मिलना चाहिए या प्रॉफिट का शेयर वेजेस भी वर्कर्स को मिलना चाहिए, इस बारे में फ़ाइट करने से अच्छा है दे मस्ट फोकस अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग इट। उनको अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करवाने में हेल्प करनी चाहिए। तो ये है 8 पॉइंट्स जिनको हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक। लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ये दोनों की दोनों ही टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। कुछ एक लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि टाइम स्टडी क्या है और मोशन स्टडी क्या है, इसको मिक्सअप ना कर दे, इसीलिए इसके डिफरेंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। मीनिंग क्या है दोनों का? टाइम स्टडी कहता है कि स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करो एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, बट मोशन स्टडी कह रहा है कि ये चेक करो कि वर्कर कितनी बार मूवमेंट कर रहा है, यानी अपने काम से उठ के जा रहा है किसी और काम के लिए, वो कितनी बार उठ रहा है उसने काम को छोड़ के कुछ सामान लाने के लिए या किसी और वजह से उठ रहा है। सेकेंड पॉइंट इज पर्पस। पर्पस क्या है टाइम स्टडी का? ये डिसाइड करना कि एक दिन में एक वर्कर कितना काम करेगा। और मोशन स्टडी का पर्पस होता है कि अगर वो ऐसे काम के लिए उठ रहा है जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, रिलैक्स भी नहीं करने की ज़रूरत है, या फिर वो कुछ सामान उठाने गया है, रास्ते में किसी वर्कर से बात करने लग गया, वो वेस्टफुलनेस हो जाएगी, या सामान उसी के ही पास पड़ा होगा तो वो काम लगातार करता रहेगा। तो इस तरह के जो वेस्टफुल मोमेंट्स को एलिमिनेट करना मोशन स्टडी का पर्पस है। थर्ड पॉइंट इज मैथड ऑफ कंडक्टिंग। टाइम स्टडी को स्टॉप वॉच की हेल्प से कंडक्ट किया जा सकता है, और मोशन स्टडी के लिए एक कैमरा लगा के देख सकते हैं कि वर्कर कितनी बार उठता है और कितनी बार अपनी जगह से उठ के वापस आता है और कितनी देर में आता है। ओके, लेट्स नो अबाउट द
एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, उनके एडवांटेजेस क्या होंगे मैनेजमेंट को। फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। कोई भी स्पेशलाइज्ड पर्सन अगर उस काम को करता है तो वो और अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस। जो भी हम काम करते हैं उसमें कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस प्रोडक्ट को बनाने में उस काम की या उस प्रोडक्ट की या उस रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम उसका यूज़ कर रहे होते हैं। सपोज मान लो पहले हम उसको रफ पेपर पे पेन से लिखते हैं, बाद में उसको कंप्यूटर में टाइप करते हैं, और अगर हम उसे डायरेक्ट कंप्यूटर में ही टाइप कर सकते हैं तो टाइम और मनी दोनों बच जाएंगे। तो ये इस चीज़ को एलिमिनेट करना भी में भी बेनिफिशियल होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। Third point is due to decrease in price, firm is unable to capture a bigger share in the market. अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसके हमने वेस्टफुल कॉस्ट को हटा करके उस प्रोडक्ट को कम प्राइस में बनाना शुरू कर दिया है और प्राइस कम हो गया प्रोडक्ट का, तो उससे क्या हुआ है, फर्म के खर्चे कम हो गए और अब फर्म क्या कर सकती है, और ज़्यादा ग्रो कर सकती है और अच्छी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करके मार्केट में अच्छा शेयर होल्ड कर सकती है। फोर्थ पॉइंट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्लोजर। इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बहुत अच्छे से बात की गई है मेंटल रिवोल्यूशन में, कि जो मैनेजर है और वर्कर है उसको मिलजुल के काम करना चाहिए, तो इससे भी फर्म को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर ट्रेनिंग्स टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स को काम करना आता है और वो काम कर रहे हैं, लेकिन काम को और नई टेक्निक के साथ करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। Sixth point is enables the workers to earn more with the introduction of differential price wage system. इस वेज सिस्टम से क्या हुआ है कि उनके डिफरेंट वेज देने से अच्छे वर्कर और अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं और जो अच्छा नहीं कर रहे होते हैं वो भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। कुछ आजकल के टाइम में कुछ नई टेक्निक्स भी आ गई हैं जो मैनेजमेंट में यूज़ की जानी चाहिए, उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशंस रिसर्च। इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ऑप्टिमाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ वार। ये टेक्निक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे निकाली गई थी और इसको बनाया इसलिए गया था ताकि जो वॉर से जो नुकसान हुआ है उसको कम किया जा सके और प्रोडक्शन को फिर से स्टार्ट किया जा सके। Second is lean manufacturing. This technique focuses on reducing 7 ways of overproduction. कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन करते रहते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है प्रोडक्ट के साथ। दैट इज़ वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप एंड एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कोई भी एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो बीच में ज़्यादा टाइम खर्च कर रहा है और जिसको कम किया जा सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए को ही कहते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड इज़ केइजन। केइजन एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, आपको दिख भी रहा है। इट इज़ अ जैपनीज वर्ड विच मीन्स चेंज फॉर बेटर, यानी कि चेंज करते रहना चाहिए बेटरमेंट के लिए। इट इज़ अ डेली एक्टिविटी। इसको हम डेली एक्टिविटी मानते हैं विच एलिमिनेट्स हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टास्क। जो भी अगर लग रहा है कि काम कर रहे हैं और वो बहुत हार्ड भी है, डिफ़िकल्ट भी है, तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके साइंटिफिक मेथड से जो पुराने और हार्ड मेथड हैं उनको हटा देना चाहिए और सिंपल मेथड्स को लेके आना चाहिए। फोर्थ इज 6 सिग्मा। इट रेफर्स टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशंस। कई बार क्या होता है, हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे होते हैं लेकिन एक टाइम के बाद क्योंकि उसकी अच्छी बिक्री होती है, अच्छी गुडविल बन जाती है, तो क्वालिटी में रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो वो वेरिएशन ना आए, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते रहना चाहिए। नंबर 5 इज़ जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव रिटर्न एंड रिड्यूस कॉस्ट। इन्वेंट्री जो होती है पहले से लेके रखनी पड़ती है, रॉ मटेरियल भी आता है इन्वेंट्री में और वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है और फिनिश्ड गुड्स भी आते हैं। उनको कैसे मेंटेन करके रखना है स्टॉक में, इसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। ये है कुछ एक मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स जो अब बन चुकी हैं जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ओके, लेट्स नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फेयोल एंड टेलर। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ रिसर्च। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस।
उन्होंने मैनेजमेंट को कैसे करने के लिए कहा कि एक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए स्टेप्स भी दिए। टेलर क्या कहते हैं, ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि साइंस की तरह मैनेजमेंट करो, कि जो भी हो एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए पहले से, और उसकी थ्योरी को अप्लाई करो। सेकेंड पॉइंट इज कंसर्न, हिज प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विद मैनेजमेंट एफिशिएंसी। फेयोल ने कहा कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। टेलर, his principle and techniques are concerned with workers efficiency। फेयोल ने मैनेजर की एफिशिएंसी पे ध्यान दिया और टेलर ने वर्कर की एफिशिएंसी पे ध्यान दिया। थर्ड पॉइंट इज लेवल, ही डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे ध्यान दे रहा है तो फेयोल ने क्या कहा, ये प्रिंसिपल है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। और टेलर कह रहे हैं ही डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने लोअर लेवल के लिए डिजाइन किए ये प्रिंसिपल्स। फोर्थ पॉइंट इज फोकस। फेयोल ने क्या कहा, इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रिंसिपल्स वाज हिज मेन फोकस। उन्होंने पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कैसे करना चाहिए उसके लिए प्रिंसिपल्स दिए। टेलर क्या करे, फॉर हिम इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन वाज मेन फोकस। उन्होंने ये देखा क्योंकि वो लोअर लेवल से रिलेटेड प्रिंसिपल्स थे तो प्रोडक्शन को कितने अच्छे से सिंपल तरीके से करना चाहिए, वेस्टेज को कम करके, उनका फोकस इस पे था। Fifth point is personality. He developed the personality of a researcher and practitioner and was called as father of journal management। वो कैसे थे, वो किस टाइप का काम करते थे, एक रिसर्चर की तरह काम किया, एक प्रैक्टिशनर की तरह काम किया, और उनको हम फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। टेलर ने कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, ही डेवलप्ड द पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिस्ट। क्योंकि वो इंजीनियर थे और साइंटिस्ट के तौर पे उन्होंने काम किया, एंड वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्योंकि उनका बैकग्राउंड साइंस से ही था इसीलिए उन्होंने साइंस को ही मेन फोकस दिया और कहा कि मैनेजमेंट को भी साइंस की तरह ही करना चाहिए, पूरी एग्जैक्ट नॉलेज के साथ एग्जैक्ट इम्प्रूवमेंट रखनी चाहिए, हिट एंड मिस मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन। फेयोल का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, हिज मेन कॉन्ट्रीब्यूशन वाज टू प्रोड्यूस अ सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं उन्हीं को ही फॉलो किया जाना चाहिए और वो भी सिस्टमैटिकली फॉलो करना चाहिए। टेलर ने ध्यान दिया, ही प्रोवाइडेड अ बेसिस ऑन accomplishment on production line with the help of scientific techniques and management। उन्होंने अपनी साइंटिफिक टेक्निक और मैनेजमेंट बनाई और वो प्रोडक्शन लाइन से ही रिलेटेड थी और उसी के ऊपर बेसिस पे ही अपने प्रिंसिपल बनाए। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन एलिमेंट। ही गेव ड्यू एम्फेसिस टू ह्यूमन एलिमेंट्स बाय सजेस्टिंग प्रिंसिपल्स लाइक इक्वालिटी, इनिशिएटिव, फेयर रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा। फेयोल ने किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया कि सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, सबको मोटिवेट करना चाहिए और अच्छा रेम्यूनरेशन देना चाहिए, और ये सारे के सारे ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड थे, यानी कि जो वर्कर होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू देनी है। बट टेलर क्या कह रहे हैं, ही इग्नोर्ड द ह्यूमन एलिमेंट। उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट के बारे में तो कहीं पे बात ही नहीं की, एंड एम्फेसाइज्ड मोर ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रिंसिपल्स दे रहे थे तो उन्होंने प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए सिर्फ उसी पे ज़्यादा फोकस किया। एट्थ पॉइंट इज रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब फेयोल कह रहे हैं कि हाँ आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो डिसाइड किए वही आए, चेंजेस आ सकते हैं। बट टेलर कह रहे हैं ही वॉज रिजिड इन हिज अप्रोच एंड ही फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डेविएशन। कोई चेंज नहीं होना चाहिए फ्रॉम फिक्स स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स दे दिए उन्हीं के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिलना चाहिए, जो प्लान किए वही एग्जीक्यूट होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ये टेलर ने कहा। नाइन्थ इज एप्लीकेबिलिटी। हिज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। उन फेयोल के जो प्रिंसिपल्स थे वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो या फिर कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, वो यूनिवर्सल है। बट टेलर के जो थे वो स्पेशली प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थे, तो वो कुछ एक सिचुएशंस में ही अप्लाई हो सकते हैं, सब जगह अप्लाई नहीं हो सकते। 10th पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड। ही स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्रिंसिपल दैट इज वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय। फेयोल ने ये ध्यान दिया कि वर्कर की मेंटल सिचुएशन कब ज़्यादा अच्छी रहती है, कब वो ज़्यादा अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से काम करता है, जब उसका एक ही बॉस है और वो उसी से ही इंस्ट्रक्शन ले रहा है। तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया, वन बॉस फॉर वन
एम्प्लॉय. बट टेलर कह रहे ही डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, इंस्टेड ही इंसिस्टेड ऑन मिनिमम 8 बॉसेस. हमने पढ़ा फर्स्ट टेक्निक में ही साइंटिफिक की, उन्होंने 8 बॉस बना दिए कि ये 8 बॉस तो हर वर्कर के ऊपर होने चाहिए, उन्होंने ये कहा. तो ये थे डिफरेंसेस. फेयोल किस तरह से काम करते थे और उन्होंने कैसे प्रिंसिपल दिए, और ये थे टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक्स कैसे उन्होंने दिए, किन चीज़ों को ध्यान में रख के. ये इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस का डिफरेंस था. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सिमिलैरिटीज़ बिटवीन फेयोल एंड टेलर. अभी हमने पढ़ा कि इन दोनों के कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या था, लेकिन इनके प्रिंसिपल दोनों ही मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए थे, तो इनमें कुछ कॉमन चीज़ें भी थी, उनको हम पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज द मेन एम ऑफ फेयोल्स एज वेल एज टेलर्स प्रिंसिपल्स इज मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी. इन दोनों का फोकस किसके ऊपर था कि जो एफिशिएंसी है, चाहे वो मैनेजमेंट की हो चाहे वो वर्कर्स की हो, वो बढ़े. सेकेंड इज बोथ इंसिस्ट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर. दोनों ने किस पे ध्यान दिया, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर, यानी कि वर्कर और बॉस दोनों में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. थर्ड इज बोथ गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. दोनों ने यही कहा कि एम्प्लॉय को अपने इंटरेस्ट के साथ साथ, अपने बेनिफिट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको अपना गोल मानना चाहिए. उसी के गोल के अच्छे अचीव होने की वजह से एम्प्लॉयज़ का ही फ़ायदा होगा, ये उनको रियलाइज़ कराया. फोर्थ पॉइंट इज बोथ सजेस्टेड डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन. कोई भी काम हो उसको बांट के करो और किसी उसी पर्सन को वो काम दो जिसको उसकी ज़्यादा नॉलेज है. फिफ्थ पॉइंट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ आर यूज्ड एज बेसिस फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. उन्होंने कहा दोनों ने ही कि रिसर्च के बेसिस पे है, उन्होंने पहले इन चीज़ फील्ड में स्टडी किया, इन अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया अपने अपनी फील्ड में, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद ही इन प्रिंसिपल को बनाया और हमें इनके बारे में नॉलेज दी. तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो थे चैप्टर 2 के अब हम कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. Thank you for watching this video. Stay connected to get more videos. Please subscribe my channel, like, comment and share my videos. Thank you.